पहला स्टैंडर्ड तो क्लियर कर लिया। आई होप कि आपने पहला स्टैंडर्ड ठीक से पढ़ा होगा, और जो मैंने आपको बताया था कि 5th एडिशन की फर्स्ट स्टैंडर्ड की अगर आप क्लास देखेंगे तो उसको और मेरी ये वाली क्लास को आप कंबाइन करके देखेंगे तो पहला स्टैंडर्ड आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, स्कोप ऑफ सर्विसेज की जिसमें हमने बात की थी। अब हम दूसरे स्टैंडर्ड की तरफ बढ़ रहे हैं, पहले चैप्टर के AAC2 6th एडिशन में। AAC2 स्टैंडर्ड जो है उसमें कोई भी चेंज नहीं है। इसमें जो ऑब्जेक्टिव एलिमेंट हैं वो 2A से लेके 2E तक सेम ही है। हाँ, थोड़ा लैंग्वेज में मॉडिफिकेशन या क्लैरिटी के लिए चेंज हुआ है, वो मैं आपको बता देता हूँ। तो जैसे 2A बात करता है रजिस्ट्रेशन और एडमिशन की, तो हमारे पास रजिस्ट्रेशन पेशेंट को कैसे करना है, एडमिशन का क्या प्रोसेस है, इसका प्रॉपर डॉक्यूमेंट मींस पॉलिसी होना चाहिए सेम, तो इसमें कोई चेंज नहीं है। हाँ, थोड़ा सा इसमें लैंग्वेज में ये अपडेट हुआ है कि इन पॉलिसीज़ को बनाते हुए हम रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स का भी ध्यान रखें। पेशेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए अगर हम कोई प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं, जैसे पेशेंट का आधार कार्ड लेना या उसका पैन कार्ड लेना या उसका कोई आयुष्मान कार्ड या ECHS कार्ड, CGHS कार्ड, जो भी हमारी पॉलिसी है उस चीज़ को भी हम कंसीडर कर सकते हैं अपनी रजिस्ट्रेशन प्लस एडमिशन पॉलिसी में। इसके अलावा ये वर्ड भी यूज हुआ है कि डुप्लीकेसी को अवॉइड करना है। डुप्लीकेसी को कैसे अवॉइड कर सकते हैं? सबसे पहले तो हमारा जो इसी AAC2 स्टैंडर्ड का जो B ऑब्जेक्टिव एलिमेंट है, इसमें बात होती है यूनिक आइडेंटिफिकेशन, उसको फॉलो करके जो भी पेशेंट रजिस्टर्ड हो रहा है उसका यूनिक नंबर हो। आपका पेशेंट का OP नंबर अपडेट हो सकता है, IP नंबर अपडेट हो सकता है, बार बार उसमें चेंजेस हो सकते हैं, अपडेट हो सकते हैं, न्यू नंबर मिल सकता है, लेकिन वंस पेशेंट का एक नाम से रजिस्ट्रेशन हो गया, वो अगर सेम पेशेंट है तो उस पेशेंट का दोबारा से रजिस्ट्रेशन, दोबारा नया UID नहीं जनरेट हो। नहीं तो वो होगा एक पेशेंट और दिखेंगे 2 पेशेंट, 3 बार 4 बार, जितनी बार भी उसका रीजनरेट आप करते रहेंगे UID। तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है उसकी ट्रेसिंग के लिए कि ये नंबर आपका बार बार ना हो, इस चीज़ का आपको प्रोटोकॉल फॉलो करना है, जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। वो आपको मेरी पहली क्लास में देखना पड़ेगा डिटेल में, मैं आपको इसके ऊपर क्लास ले चुका हूँ। तो मेनली डुप्लीकेसी की बात की गई है, इसमें रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट की बात की गई है जब आप रजिस्ट्रेशन एडमिशन अपनी पॉलिसीज बना रहे हों, राइट। कोई भी इंफॉर्मेशन जो है वो एक बार सिस्टम में आपकी एंटर हो गई तो वो सबके पास अवेलेबल हो जाए। ऑल दी हेल्थ केयर वर्कर्स उस इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकें। ऐसा नहीं है कि रिपीटेड एंट्री हो, बार बार एंट्री हो, उससे टाइम भी बढ़ेगा और डुप्लीकेसी भी हो सकती है चीज़ों की। तो इसलिए ऐसा प्रोटोकॉल बनाएं, ऐसा मेथड बनाएं, मैकेनिज्म बनाएं जिससे कि डुप्लीकेसी ना हो, ना वो रजिस्ट्रेशन में हो, ना वो डॉक्यूमेंटेशन में डुप्लीकेसी हो। तो ये तो ध्यान रखना है हमें। इसके अलावा इसी ऑब्जेक्टिव एलिमेंट A में जनरल कंसेंट के बारे में ऐड किया गया है। तो जनरल कंसेंट के बारे में बताया गया है कि पेशेंट को या उसके फैमिली मेंबर्स को जनरल कंसेंट का क्या स्कोप है, उसके बारे में उनको अवेयर कराना है, उनको बताना है। और जनरल कंसेंट में क्या इन्फॉर्मेशन होगी, इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। जनरल कंसेंट जब आप बनाएंगे तो उसमें इन्वेजिव प्रोसीजर्स या अदर प्रोसीजर्स जिसके लिए स्पेसिफिक कंसेंट चाहिए होता है, जैसे ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना है, HIV टेस्ट करना है, सर्जरी करना है, एनेस्थीसिया देना है, इस टाइप के कंसेंट को मिक्सअप आप जनरल कंसेंट में ना करें। तो जनरल कंसेंट का क्या स्कोप है, वो पेशेंट को या पेशेंट के अटेंडेंट को, पेशेंट को फर्स्ट इसलिए बोलते हैं कि
हर केस में पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ, पेशेंट को प्रायोरिटी देना है कंसेंट पर साइन करने के लिए। अगर पेशेंट की सिचुएशन ऐसी है, या तो वो माइनर है या अनकॉन्शियस है, ऐसी सिचुएशन में कि वो साइन नहीं कर सकता है, तो उसके नियर रिलेटिव या नेक्स्ट ऑफ किन को साइन उस पर करा सकते हैं। अदरवाइज फर्स्ट प्रायोरिटी पेशेंट को देना है। तो जनरल कंसेंट के बारे में आपको इंफॉर्मेशन देनी है एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन, एट द टाइम ऑफ एडमिशन, राइट। इसके अलावा आपका दूसरा जो ऑब्जेक्टिव एलिमेंट है, 2B, इसमें कोई चेंज नहीं है, सेम है। आप उन्हीं पेशेंट को एक्सेप्ट करेंगे जो सर्विसेज आपके पास अवेलेबल है। 2C की बात कर, सॉरी 2B है UID, यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर, जो मैं आपको बताया। 2C है ओनली एक्सेप्ट दोज पेशेंट फॉर विच यू हैव स्कोप ऑफ सर्विसेज, में जो आपने डिफाइन की हुई है कि हमारे पास ये सर्विसेज हैं, तो जिसकी जो फैसिलिटीज आपके पास हैं उन्हीं सर्विसेज के लिए आप पेशेंट को एक्सेप्ट करिए। 2D बात करता है आपका नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ बेड पॉलिसी की। अब नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ बेड पॉलिसी का मतलब है हमारे पास बेड अवेलेबल नहीं है। ऐसी सिचुएशन में हम क्या करेंगे? तो एक तो है कि कोई इमरजेंसी सिचुएशंस है, कोई क्रिटिकल केयर एरिया में बेड की रिक्वायरमेंट है और हमारे पास बेड नहीं है, तो स्टाफ को अवेयरनेस होना चाहिए कि ऐसे केस में हम पेशेंट को कहाँ पर ट्रांसफ़र करेंगे। तो नियर बाय कौन कौन से हॉस्पिटल में किस किस टाइप की सर्विसेज हैं, किसके पास, जैसे मान लीजिए किसी हॉस्पिटल में कार्डियक फैसिलिटी नहीं है और पेशेंट को ट्रांसफ़र करना है किसी कार्डियक हॉस्पिटल में, तो स्टाफ को अवेयरनेस हो कि कहाँ पर कार्डियक फैसिलिटी मिल जाएगी। एटलीस्ट इतना तो पता हो। ऐसा तो नहीं कि कहीं भी हॉस्पिटल का आप नाम ले दें और उस हॉस्पिटल में भी वो फैसिलिटी ना हो, तो अननेसेसरली पेशेंट को सफ़र करना पड़ेगा। तो इसलिए स्टाफ को अवेयरनेस हो कि ऐसी सिचुएशन में कहाँ पेशेंट को ट्रांसफ़र करना है। कुछ हॉस्पिटल्स तो इसके लिए एग्रीमेंट भी करके रखते हैं ऐसे हॉस्पिटल के साथ जहाँ इमरजेंसी में पेशेंट को ट्रांसफ़र करना पड़े तो कोई प्रॉब्लम ना हो। दूसरा ये है कि पेशेंट को कोई इमरजेंसी सिचुएशन नहीं, लेकिन उसको कोई डिजायर्ड कैटेगरी में बेड चाहिए। जैसे मान लीजिए पेशेंट कहता है मुझे इकोनॉमी में बेड चाहिए, लेकिन हॉस्पिटल के पास इकोनॉमी बेड नहीं है, सारे फिल हैं, तो उस केस में आप उसको कैसे टेक केयर करेंगे, उसको कौन सा बेड देंगे, फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन क्या होंगे, आप उससे चार्जेस लेंगे या उसको कोई डिस्काउंट देंगे, कैसे उसको प्रायोरिटी देंगे कि उसको नेक्स्ट बेड जैसे ही खाली हो उसको मिले, वो सब प्रोटोकॉल आपको इस पॉलिसी में डिफाइन करना होगा और पेशेंट को एजुकेट भी करना होगा। जब भी आप नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ बेड के केस में अगर पेशेंट को ट्रांसफ़र नहीं कर रहे हैं कहीं पर, आपने कुछ समय के लिए पेशेंट को टेम्परेरी होल्डिंग एरिया में रखा हुआ है या आपने कोई एरिया ऐसा मार्क किया गया है आपके हॉस्पिटल में कि जहां पर आप कुछ टाइम के लिए पेशेंट्स को रख सकते हैं, तो ये इंश्योर करना होगा कि इस एरिया में एडिक्वेट स्टाफ, एडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब इक्विपमेंट, फैसिलिटीज, सर्विसेज आपके पास उस एरिया में अवेलेबल हों। और ये भी डिफाइंड हो कि आपका बोर्डिंग पॉइंट क्या है, बोर्डिंग टाइम क्या है, कितने टाइम के लिए पेशेंट्स को टेम्परेरी होल्डिंग एरिया में रखा जाएगा। उसके बाद पेशेंट को या तो आईपीडी में एडमिट किया जाएगा, शिफ्ट किया जाएगा, या फिर पेशेंट को आउटसाइड किसी हॉस्पिटल में रेफर किया जाएगा। तो इसका क्लियरेंस आपके डिफाइंड होना चाहिए, बाकी कोई इसमें भी चेंजेज नहीं है। अब बात आती है 2E की। तो ये अगर आपको याद हो तो मैंने जैसे कि बताया कि इस स्टैंडर्ड में कोई मेजर चेंजेस नहीं है, सेम टू सेम स्टैंडर्ड है, बस थोड़ा सा लैंग्वेज में चेंज है। तो 2E बात करता है प्रायोरिटाइजेशन ऑफ पेशेंट। तो ये ऑब्जेक्टिव एलिमेंट पहले भी था, लेकिन इसमें थोड़ा सा अपडेट किया है, तो वो हम डिस्कस कर लेते हैं। तो 2E जो था प्रायोरिटाइजेशन ऑफ पेशेंट, तो अगर आपने मेरी 5th एडिशन की क्लास ली होगी
या आपने 5th एडिशन की बुक गो थ्रू की होगी तो उसमें आपने देखा होगा इसके ऑब्जेक्टिव एलिमेंट में, जो 2E ऑब्जेक्टिव एलिमेंट में, इसमें प्रायोरिटाइजेशन के ब्रैकेट में ओपीडी, आईपीडी, इमरजेंसी एंड डायग्नोस्टिक वर्ड यूज किया गया था। तो थोड़ा कंफ्यूजन था इससे कि प्रायोरिटाइजेशन इमरजेंसी में कैसे दोगे। इमरजेंसी तो ऑलरेडी एक ऐसी फैसिलिटी है जहाँ पर आपको प्रायोरिटाइजेशन देना ही है पेशेंट को, और वहाँ तो ट्राइज पॉलिसी फॉलो होती है, ट्राइज के हिसाब से हम प्रायोरिटाइजेशन दे सकते हैं। तो इसमें और ट्राइज में डिफरेंस क्या है? तो अब जो 6th एडिशन आया है उसमें आईपीडी और इमरजेंसी वर्ड रिमूव हो गया है। तो अब केवल बात हो रही है ओपीडी और डायग्नोस्टिक। मीन्स आपके पास कोई भी पेशेंट ओपीडी में आया या डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज़ के लिए आया तो उस टाइम पर आपको मैकेनिज्म बनाना है कि सबसे पहले तो स्टाफ को एजुकेट करना है, वहाँ पर कोई आपको डिस्प्ले करना होगा स्टाफ के, जो भी फ्रंट ऑफिस के स्टाफ हैं उनके एरिया में, कि किस पेशेंट को हमें प्रायोरिटी देना है। तो जो आपकी पॉलिसी है कि वो स्टाफ को पढ़ाना भी है, वहाँ पर आप डिस्प्ले भी कर सकते हैं कौन कौन से पेशेंट को आप प्रायोरिटी देंगे। जैसे एग्जांपल के लिए कोई ओपीडी में पेशेंट वेट कर रहा है और उसको चक्कर आने लग गए, ही इज़ कंप्लेनिंग ऑफ गिडीनेस, तो उस पेशेंट को आप प्रायोरिटी देंगे। किसी पेशेंट को एकदम से स्वेटिंग होने लग जाए तो उस पेशेंट को आप प्रायोरिटी देंगे। तो ऐसे पेशेंट्स कौन कौन से पेशेंट्स हैं जिनको आप प्रायोरिटी देंगे। इसके अलावा डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज़ के लिए मान लीजिए वल्नरेबल पेशेंट है। अब वल्नरेबल तो आपको पता ही है ना, इसको हम आगे भी डिस्कस कर लेंगे, जो दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं। तो ऐसे पेशेंट्स को आप कैसे फास्ट ट्रैक करेंगे कि उनको जल्दी से टेस्ट करा दिए जाए, उनको कोई ज़्यादा समस्या ना हो। तो जैसे आपने देखा होगा कि ओपीडीज में कुछ जगह क्या होता है, सीनियर सिटीजन लाइन, और भी जगह आपने देखा होगा कि सीनियर सिटीजन की लाइन एक अलग से डाल देते। तो ऐसे ही आप वल्नरेबल पेशेंट के लिए क्या मैकेनिज्म रखेंगे कि वो सर्विसेज को जल्दी से जल्दी पा सकें, उनको ज़्यादा प्रॉब्लम ना रहे क्योंकि वो डिपेंडेंट है दूसरे पर। मैकेनिज्म में आप इस टाइप की चीज़ें भी डेवलप कर सकते हैं, जैसे कोई स्टिकर लगा देना पेशेंट की फाइल पर, प्रिस्क्रिप्शन पर कोई स्टिकर लगा दें और स्टाफ को एजुकेट कर दें, अपनी पॉलिसी में डिफाइन कर दें कि प्रायोरिटाइजेशन पेशेंट्स के लिए हम स्टिकर यूज करेंगे, या हम उसके क्लॉथ में जो वो कपड़े पहने उसमें कोई स्टिकर लगाएंगे या कोई मार्क लगाएंगे। कुछ भी ऐसा मैकेनिज्म आप डेवलप कर सकते हैं जिससे कि जो भी हॉस्पिटल में स्टाफ है उसको पता लग जाए कि ये पेशेंट प्रायोरिटी पेशेंट है, इसको प्राथमिकता देनी होगी। उसके हिसाब से आपको प्रोटोकॉल बनाना है और पेशेंट को, अटेंडेंट को एजुकेट भी करना है। आप डिस्प्ले कर सकते हैं सो दैट कि इस चीज़ से कोई लड़ाई झगड़ा भी ना हो कि आपने इनको क्यों पहले दिखा दिया, ये तो हमसे बाद में आए थे, इनको क्यों। तो उनको पता हो कि देखिए ये हमने डिस्प्ले भी किया हुआ है, ये पेशेंट प्रायोरिटी पेशेंट है। सिचुएशन ऐसी है कि हमको इसको पहले दिखाना है, हमारी पॉलिसी के हिसाब से पेशेंट की कंडीशन भी ये कहती है, तो हम उसको प्रायोरिटाइज कर रहे हैं, जिससे कि उनको भी ये लगे कि हम भी अगर किसी ऐसे पेशेंट को लेके आते हैं तो उसको प्रायोरिटी मिलेगी। कोई बायसनेस नहीं है, ये प्रोटोकॉल है टू टेक केयर ऑफ द नीड पेशेंट। जिसको ज़्यादा नीड है उसको ज़्यादा अच्छे से सर्विसेज मिल जाए, टाइम पर सर्विसेज मिल जाए, और हेल्थ केयर में कोई क्लिनिकल इश्यूज ना बने। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए प्रायोरिटाइजेशन ऑफ पेशेंट की आपकी पॉलिसी जो है वो डेवलप होना चाहिए। स्टाफ को एजुकेट करना है, कोई मैकेनिज्म बनाना है कि कैसे उस पेशेंट को ट्रैकिंग करेंगे आप। तो कोई स्टिकर लगाएंगे, कोई आईडी बैंड, कोई कलर कोडिंग वाला आईडी बैंड लगाएंगे, कोई स्पेसिफिक कलर का उनको आई कार्ड डालेंगे आप, या कोई क्लोथिंग पे स्टिकर लगाएंगे। व्हाट एवर यू मेक पॉलिसी, ये आपका आइडिया जो भी आपको ठीक लगता है कि आप कैसे उसको प्रायोरिटाइज करना चाहते हैं। लेकिन इस बार स्टैंडर्ड में ये चीज़ थोड़ी सी ऐड ऑन हुई है, स्पेसिफिक बताई गई है कि आपको एक तो ओपीडी और डायग्नोस्टिक पेशेंट्स को प्रायोरिटाइजेशन डिफाइन करना है, दूसरा कैसे उसको ट्रैकिंग करेंगे उसके लिए आपको कुछ मीडियम बनाना पड़ेगा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। बाकी इस स्टैंडर्ड में AAC 2 में कोई मेजर चेंजेस नहीं है। और डिटेल में मैंने आपको थोड़ा स्टैंडर्ड को, हर ऑब्जेक्टिव एलिमेंट को थोड़ा बेसिक बताया है, क्योंकि ऑलरेडी मैंने आपको बताया 5th एडिशन की क्लास में मैंने बहुत डिटेल में पढ़ा दिया है। तो आप YouTube पे जाके AAC 2 क्लास को देखिएगा 5th एडिशन का, उसमें आपको और क्लैरिटी मिल जाएगी। तो इस क्लास को और उस क्लास को कंबाइंड करके आप देखेंगे तो आपको ये स्टैंडर्ड बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, इसमें आपको
कोई भी डाउट नहीं रहेगा। फिर भी अगर कुछ आपको डाउट रह जाता है, कोई पॉइंट समझ में नहीं आता है, तो आप मेरे पास आ सकते हैं, राइट? या फिर आप YouTube पे क्लास देखेंगे तो वहाँ पर कमेंट करके भी बता सकते हैं। ठीक है, चलिए, थैंक यू।